ये क्या बोल रहा है? आज फिर हम हाजिर हैं नए अतिथि के साथ। आज हमारे साथ पंकज अरोड़ा जी हैं हिमाचल से, जिन्होंने अपने जीवन में एक ऐसी शुरुआत की, नशे से दूर होके, नशे की लत को मात देके उन्होंने आज एक बिजनेसमैन के रूप में अपनी पहचान बनाई है। आर्ट ऑफ लिविंग के एक प्रशिक्षक के रूप में उन्होंने बहुत सारे युवाओं के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया है। तो हम आज उनका यहाँ पे स्वागत करते हैं। चौपाल की आज की सीरीज में अंतर्राष्ट्रीय बेंगलोर स्थित अपने आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम के कर्मयोग फेसबुक लाइव पेज से जितने भी दर्शक हमारे, जितने युवाचार, रूरल टीचर्स जो रोज नए-नए अनुभवों से लाभान्वित हो रहे हैं और अपना समय निकाल रहे हैं, उन सभी लोगों का भी मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। धन्यवाद बालकृष्ण आप भैया। आप सभी से एक निवेदन है कि जो भी सज्जन देख रहे हैं, वो वॉच पार्टी करें और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके भी फॉलोवर इस कर्म योगियों से जो साक्षात्कार हो रहा है, उनका लाभ और फ़ायदा उठा सकें। तो पंकज जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद बालकृष्ण भैया। आप तो धन्यवाद। आपकी जीवन यात्रा के बारे में आज सुनने के लिए हम सब लोग बड़े उत्सुक हैं और हम ये जानना चाहेंगे कि आर्ट ऑफ लिविंग में आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई? अ, भैया असल में मैं कॉलेज में पढ़ता था उस टाइम ना, और एक साधारण लड़के की तरह मैं नशा भी करता था, पढ़ाई भी करता था, तो नशा ज़्यादा करने लग गए थे उस टाइम। जैसे रोज़ एक यंगस्टर होता है, उसको क्या शौक होता है सिगरेट पीने का, दारू पीने का। फिर धीरे-धीरे ज़्यादा बड़े नशे करने लगे कुछ, मतलब चरस चूना या गांजा चूना, फिर गोलियाँ खाने लगे। तो एक जीवन काट रहे थे एज़ ए यंगस्टर, और मैं अपने पर मतलब साउथ में पढ़ता था, गुंतकल एक जगह है, तो उधर एक हॉस्पेट नाम की जगह में मैं पढ़ाई कर रहा था। तो मैं घर आया तो मेरा एक मित्र था, जिसने मेरा एक फॉर्म भरा, आर्ट ऑफ लिविंग का वर्कशॉप हो रहा है, तुम करो। तो मैंने कहा ठीक है, जैसे टालने के लिए कह देते हैं कि चलो कर लेंगे, लेकिन जी, इंटरेस्ट नहीं था कि कुछ हो रहा है। वो बोलता है अच्छा लगेगा तुम्हें, तुम करोगे, तुम्हारा व्यसन वगैरह छूटेगा। मैंने अच्छा ठीक है, देख लेंगे, करेंगे। टालने के लिए हाँ तो कर दिया, भूल गए। 1-2 हफ्ते के बाद वर्कशॉप शुरू हुआ, तो मैं तो गया नहीं। तो वो सुबह 7 साढ़े 5 बजे शुरू होता था, 6 साढ़े 6 बजे वो लोग मुझे लेने आए और मैं गया, देखा। मैंने हॉल में जाने से पहले मैं घबरा गया। हॉल में मैंने देखा, मतलब लोग बैठे हैं, व्हाइट चादर बिछा है। मैंने कहा ये तो मेरे सब्जेक्ट का काम नहीं है, मतलब मेरे लिए तो ये इंटरेस्ट नहीं है, कि मैं ये करना नहीं चाहता हूँ ये सब कुछ। लेकिन चलो एक मित्र लेके गए थे, तो बैठ गए वहाँ जाके और शुरू हुआ। तो पहला दिन मतलब आर्ट ऑफ लिविंग का जो क्लास था वो कुछ समझ नहीं आया मुझे। तो दूसरे दिन तो मना कर दिया मन से कि नहीं, हम ये नहीं करेंगे और ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये मेरे सब्जेक्ट का काम नहीं है। ये बहुत अलग चीज़ है, जो मैंने कभी सोची नहीं। आगे माता-पिता को भी मना कर दिया, मित्र आएगा लेने तो मना कर देना कि नहीं कर पाएँगे। तो घर पे थे वो, लेकिन वो मुझसे ज़्यादा, मतलब प्रिय मित्र कहते हैं ना जैसे, वो ज़बरदस्ती मुझे उठा के सुबह ले गए। अब दूसरा जी। दिन जो था वो और ज़्यादा बोर हो गए क्लास में करने के लिए प्राणायाम, ध्यान। एक यंगस्टर नहीं करना चाहता शुरू में ऐसा, और जिसको लत हो, नशा, मज़ा आ रहा है लाइफ में, करने की कोई इच्छा नहीं है, तो ऐसे ही दूसरा दिन निकल गया। लेकिन तीसरे दिन कुछ रुचि बनी। सुना दूसरे दिन की अगले दिन सुदर्शन क्रिया होगी या ध्यान होगा, उसमें आँखों पर पट्टी बाँधी जाएगी, तो मेरे को इंटरेस्ट, एक यंगस्टर के दिमाग से मैंने सोचा ये कुछ तो ऐसा है जो पट्टी बाँध के करेंगे हम। इस इंटरेस्ट से तीसरे दिन हम आर्ट ऑफ लिविंग क्लास में गए, और तीसरे दिन जब हमने सुदर्शन क्रिया आर्ट ऑफ लिविंग वर्कशॉप का
अनुभव किया तो मेरे को लगा वाओ! ये तो बहुत जबरदस्त चीज़ है। मतलब इससे बढ़िया सुदर्शन क्रिया से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। तो एक ही संकल्प आया उठने के बाद कि हर चीज़ बदल गई है और ये सबको करानी है। तो ये एक पहला आर्ट ऑफ लिविंग में जो कदम था वो इस टाइप से रखा गया और उसके बाद फिर संकल्प लिया कि इसको अपने परिवार के सभी लोगों को कराएँगे। तो टीचर्स थे, हम जाते थे लोगों को लेकर, अपने परिवार को लेकर टीचर के पास, उनको साधना ध्यान सिखाने की कोशिश करते थे। कहते थे न व्यसन नहीं छूटा था, लेकिन इंटरेस्ट जी, बन गया था कि ये एक ऐसी चीज़ है, सुदर्शन क्रिया जो दारू की बोतल से ज़्यादा अनुभव और अच्छा संकल्प दे रही है, बहुत अच्छा अनुभव करा रही है। तो उस संकल्प से अपने परिवार के सभी लोगों को हमने कोर्स में जोड़ा, फिर वापस चले गए अपने आश्रम मतलब हुँ, कॉलेज, तो थोड़ा छूट गया। जी। तो उसके बाद और 2 साल, जी, 2 साल के बाद फिर हम दोबारा जुड़े, मतलब शुरू में नहीं कर पाए कुछ। तो आपकी ऐज क्या थी उस समय जब आप जुड़े? मैं 19 साल का था जब मैं पहली बार सुदर्शन क्रिया का अनुभव किया। तो वॉव! 19 साल की उम्र में मैंने सुदर्शन क्रिया करके मुझे ऐसा लगा कि कुछ ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और इसको हर व्यक्ति को करना चाहिए। मेरा पहला संकल्प यही था और मैं देखता हूँ कि वो संकल्प आज पूरा हो रहा है, लोग क्रिया करते हैं, ध्यान करते हैं, ज़बरदस्त मतलब एक्सपीरियंस। तो गुरुजी से मिलना कब हुआ आपका? पहला मुलाकात गुरुदेव के साथ कैसी रही और क्या वहाँ के अनुभव क्या रहे आपके? अ, गुरुदेव से पहली बार मिलने का सौभाग्य मुझे आश्रम में ही हुआ। मैंने आपको बताया जैसे क्रिया की, कोर्स किया, फिर मैं वापस चला गया मतलब हिमाचल से साउथ में कर्नाटका स्टेट में रहता था मैं। तो मैं बहुत ज़्यादा डिवोटी नहीं था, गुरुदेव को मैं बहुत ज़्यादा जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। मैंने सिर्फ़ गुरुदेव का फ़ोटो था, उसको हम रोज़ अगरबत्ती करते थे, वो भी कोर्स में मिला था। तो ऐज़ ए भगवान की तरह अगरबत्ती हम जलाते थे रोज़ मंदिर में, तो फ़ोटो गुरुदेव का वहाँ लगा था। तो एक दिन मेरे मन में आया कि हमें गुरुदेव से मिलना चाहिए, आश्रम में जाना चाहिए। तो मैं कॉलेज के रूम में बैठा था, मैंने माता-पिता से परमिशन लिया कि मैं आश्रम जाना चाहता हूँ, आप मेरे को पता करके बताइए कि आश्रम कितना दूर है और मैं जाना चाह रहा हूँ उधर। तो मेरे को पता लगा कि वहाँ से 12 घंटे की जर्नी थी मेरे कॉलेज से, तो मैं चला गया अकेला, कोई मेरे साथ साथी नहीं था, कोई मैं जानता नहीं था किसी को उस टाइम आर्ट ऑफ लिविंग में, तो मैं अकेला एक बैग लेकर अपनी यात्रा पे निकल गया रात को बस में। 12-13 घंटे का जर्नी के बाद मैं गेट नंबर 1 पे उतरा जाकर आश्रम के। तो मुझे ये संकल्प था कि गुरुदेव को मिलना है, बस उनको मिल के वापिस चले जाएँगे। तो गेट के अंदर गए आश्रम में तो पूछा यहाँ रहने की क्या व्यवस्था है? तो और क्या हुँ, पैसे हुँ। लगते हैं? क्योंकि एक यंगस्टर सबसे पहले सोचता है कि पैसा कि कितना जेब से देना पड़ेगा और खर्चा ज़्यादा ना हो जाए। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, उस टाइम अभी भी मतलब तुम्हें जो देना होगा दान में देके जाना, कोई पैसा नहीं लगता, तुम रह लो। तो मुझे कृष्णा कुटीर याद है कि आज वो पंचकर्मा सेंटर बन गया है, तो मैं या कृष्णा कुटीर में चला गया। कृष्णा कुटीर में गया, नहाया-धोया और मेरे को बताया गया कि 12 बजे गुरुदेव गीता पाठ करेंगे। तो मन में आया कि यार गीता पाठ करेंगे तो मैं 12 बजे पहुँच जाऊँगा। लेकिन मैं इतना थका हुआ था कि नहा धो के सो गया और जब मैं उठा तो 2 बज चुके थे। दर्शन तो जी, छूट गए तो मन में एक पहला ख्याल आया कि अब तो चले गए होंगे गुरुदेव या मतलब गुरुदेव तो नहीं बोलते थे, मैं तो बाबा जी बोलता था क्योंकि गुरुदेव शब्द पता नहीं था ऐसा कि गुरुजी को गुरुदेव बोलते हैं। तो मैं ना वो बाबा जी तो चले गए होंगे, अब तो मिल नहीं पाएँगे। तो बड़ी निराशा से 2 बजे किचन में पहुँचा, भोजन किया तो मैंने पूछा गुरुदेव के दर्शन कैसे होंगे? मतलब कोई तो रास्ता होगा कि अब तो छूट गया वो गीता ज्ञान तो मैंने नहीं अटेंड किया आपका। तो उन्होंने कहा कि 3:30 बजे नारायणा हॉल में गुरुदेव मिलेंगे। तो ओल्ड मेडिटेशन हॉल के नीचे नारायणा हॉल है। हम बैठ गए वहाँ जाके 3:30 बजे। तो कहा कि तप होता ना लाइफ में, तो तप किया, वहाँ बैठ गए। तो गुरुदेव भी बहुत जल्दी आशीर्वाद नहीं देते, तप कराते हैं। तो वो तप करना पड़ा, पहले 3:30 बजे बैठे, 4 बज गए, 4:30 बज गए, लोगों को जानते नहीं आपस में, किसी को जानते नहीं। तो लोगों से बात कर रहे, कितने बजे आएँगे? बोले आएँगे, अभी दर्शन देंगे तुम्हें, तुम बैठो, सबको दर्शन देंगे। बहुत सारे लोग वहाँ बैठे।
बैठे रहे 4, साढ़े 4, 5, साढ़े 5, 6, साढ़े 6, थक गए इंतजार करते-करते। फिर मन में लगा गुरुदेव आ नहीं रहे हैं, ये तो तुम बोल रहे 3:30 आएँगे, 3-4 घंटे निकल गए। पता लगा उस दिन गुरुदेव को मिलने कुछ कर्नल्स आए थे बहुत, मतलब, और वो व्यस्त थे बहुत ज़्यादा उस दिन। गुरुदेव आए 7:30 के बजे, सत्संग में जा रहे थे, तो एंटर करे, तो ऐसा लगा जैसे बिजली आई है और वो आकर चले गए और मैं अस्तब्य रह गया, कुछ अनकॉन्शियस रहा कि मुझे पता नहीं लगा कि गुरुदेव कब आए, कब चले गए, मैं उनको देखते ही रह गया। और मैंने देखा जब मेरे को होश आया तो मेरे हाथ में 4 गुंजी थी, गुंजी होती है वो साउथ गुजरात में बनाते हैं शायद। तो वो गुरुदेव ने 4 मुझे प्रसाद के रूप में दी थी, मेरे को वही याद है। मैं वहाँ से वो खाते-खाते बाहर निकला और मैंने अपने माता-पिता को फ़ोन किया कि ये तो सब बेकार है। गुरुदेव ने तो बात ही नहीं की मुझसे। जी, और जी, जी। मतलब मेरे को ऐसा लगा कि मैं कुछ कर नहीं पाया, अनकॉन्शियस हो गया। मतलब इतना मैं गुरुदेव से बात करने के लिए इतनी दूर से आया हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पाया। मुझे ऐसा लगा कि ये सब कुछ बढ़िया नहीं है। तो मैंने माता-पिता को बताया बड़े निराशा में, फिर सबने बोला गुरुदेव सत्संग में गए हैं, सत्संग में आओ। सत्संग में गए तो बाहर वो झगड़ा हो गया, वो कैमरे के साथ, कैमरा लेके नहीं जाने देते, वो कैमरा था, गुरुदेव नवरात्रि थी उस टाइम ना, तो नवरात्रि के टाइम में गुरुदेव का फ़ोटो नहीं खींचते, तो पता नहीं था कैमरा था, वो थोड़ा उलझ गए हम लोगों के साथ, यंगस्टर थे ना। अंदर बैठे तो वहाँ सत्संग चल रहा, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है, लेकिन मन में यही चल रहा है कि इनसे मिले तो है नहीं, अब पीछे बैठे हैं, कोने में बैठे हैं। तो गुरुदेव ने उस दिन बताया कि पहली बार 2001 में 1200 1300 हिंदुस्तान से और 900 लोग बाहर से आए थे। तो हम सब बड़े खुश हुए कि चलो इतने सारे लोग आए हैं और गुरुदेव के दर्शन कर रहे हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि जितने भी फॉरेन कंट्री से लोग आए सब आ जाएं स्टेज पे। और गुरुदेव ने उनको अंगवस्त्र पुरुषों को और धोती पुरुषों को देनी शुरू की और महिलाओं को साड़ी देनी शुरू की। तो मन में वही विचार चल रहे जैसे यंगस्टर के चलते, ये ये बाबा जी कुछ चाल, किस सन की बात है भैया? ये 2001 की बात है भैया। अरे तो वाह! पहली हुँ, नवरात्रि मेरी हुँ। 2001 की थी और वो चल रहा मन में कि ये बाबा जी कुछ खतरनाक है, ये अंग्रेजों को बुला रहे हैं और उनको गिफ्ट दे रहे हैं। तो मन में वही चल रहा है एक यंगस्टर के कि यार ये कुछ चालूगिरी है, मतलब विश्वास नहीं कर पा रहा था। तो देखा कि 900 अंग्रेजों को गुरुदेव ने दिया। उसके बाद गुरुदेव ने सभी हिंदुस्तान के लोगों को बुलाया। एक-एक करके 1300 लोगों को गिफ्ट दिया। अरे मैं अंदर से इतना वो हो गया कि एक व्यक्ति इतना सब खर्चा कर रहा है, क्यों? मतलब मेरे को तो कुछ, मतलब अपेक्षा नहीं थी कि इतना बड़ा गिफ्ट मुझे मिलेगा। उस टाइम 500-700 रुपए की वो धोती अंगवस्त्र आता था। मन में ये सोचा मैं तो फ्री में रह रहा हूँ, फ्री में खा रहा हूँ, फिर भी मुझे गुरुदेव ने इतना ज़्यादा दिया और गुरुदेव ने अपने सर गोदी में रखा, सर पे हाथ फेरा, मतलब कुछ छू गया अंदर से। फिर बाहर आया, मैंने कहा नहीं यार, मैं जो सोच रहा हूँ वो गलत है। ये कुछ और है जिसको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरी बुद्धि बहुत छोटी है और ये बहुत बड़ी चीज़ है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो उसके बाद ये कहानी शुरू हुई, ये जर्नी शुरू हुई, गुरुदेव से मिलने की आस अंदर से आग लग गई, फिर घूमना शुरू किया। तो उस टाइम मतलब बहुत बढ़िया। इत इतनी जिज्ञासा होगी गुरुदेव को एक बार मिलने के बाद कि यार ये व्यक्ति, व्यक्ति नहीं है, ये कुछ और चीज़ है जिसको मैं गलत समझ रहा हूँ, ऐसा। जी। उसके बाद आपके लगातार बहुत सारे कोर्सेज़ आपने कर डाले थे। हाँ, भैया उसके बाद अंदर से ये था कि गुरुदेव की हर चीज़ करनी है। तो मैंने जब जब तक मैं गुरुदेव के पास था, उसके बाद मैंने एक वाईएलटीपी किया। वाईएलटीपी नहीं किया, मैंने एडवांस कोर्स किया पहले। मेरे जी। को बोला गया कि पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 होता है, तो 2001 में हमारे शहर में वाईएलटीपी हुआ था हिमाचल का पहला, जिसमें 100, 150, हुँ। 200 लोगों ने पार्ट लिया था, तो हमने उसमें एडवांस कोर्स किया। पहले 15 दिन का वाईएलटीपी होता था हमारा आश्रम की तरफ से, जिसमें एडवांस कोर्स भी होता था। और हमने सिर्फ ओह! एडवांस कोर्स को अटेंड किया, 4 दिन सेवा किया और उसके बाद फिर मैंने यंग एडल्ट कोर्स किया 19 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, जो कि युवाओं के लिए बहुत अच्छा कोर्स था, बच्चों के लिए बहुत अच्छा कोर्स है। अंदर से जिज्ञासा हुई कि अब आगे बढ़ना है, तो हमने लगातार 7 एडवांस कोर्स कर डाले उस टाइम में। तो रोज़ हर तीसरे-चौथे दिन बात करते थे परिवार से कि हमें ऋषिकेश जाना है। ज़्यादातर कोर्सेज़ ऋषिकेश में होते थे और शुरू में बहुत अच्छा लगता था वहाँ,
पुराना मतलब आश्रम था, गुरुदेव के दर्शन हो जाते थे, माता-पिता भी साथ जाते थे। कई सारे एडवांस कोर्सेज़ हमने किए उस टाइम में। 6-7 के करीब हमने एडवांस कोर्स वहाँ ऋषिकेश आश्रम में किए। हुँ। फिर फिर अंदर से ये गुरुदेव आप वाईएलटीपी की यात्रा आपकी कैसे शुरू हुई? वाईएलटीपी में आप कैसे आए? असल में जब मैं गुरुदेव के कोर्सेज़ कर रहा था तो मुझे एक ही इच्छा थी कि मैं गुरुदेव से बात करूँ। मतलब गुरुदेव से बात करना बड़ा मुश्किल लगता था। गुरुदेव बात ही हुँ। नहीं करते थे और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे इग्नोर कर रहे हैं गुरुदेव। तो मैं मैं ज़िद आपको बहुत करके प्यार करते थे इसलिए ऐसा लगा। तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे गुरुदेव मिल नहीं रहे हैं, मुझसे बात नहीं कर रहे, तो मैं एडवांस कोर्स में गुरुदेव के साथ था। गुरुदेव लास्ट में एडवांस कोर्स में मिलते, तो उस दिन मैंने ठान के रखा था कि आज के दिन मैं गुरुदेव से बात कर ही लूँगा, चाहे कैसे भी करूँगा। तो मैं आँखें बंद करके बैठा था गोले में, जैसे सभी बैठते हैं और मैंने हाथ जोड़े थे। मैं मन में यही सोच रहा था, आज तो गुरुदेव से बात करनी है और मुझे फाइनल करना है कि लाइफ में मुझे क्या करना है। तो मैं पढ़ के निकला था और मैं गुरुदेव ने मेरे को आँखें बंद पे एक मोर पंख से सर पे मारा और मैं खड़ा हुआ, गुरुदेव का चरण स्पर्श किए खड़ा हुआ। तो गुरुदेव ने, हाँ, कहाँ से हो? मैंने बताया, गुरुदेव हिमाचल प्रदेश से हूँ और मैंने आपके सारे कोर्स कर लिए। मतलब हर हाँ। एक कोर्स पूरे कर लिए आपके। मैं आपका शिक्षक बन जाऊँ? मेरे मन में था, अब मेरे को पता नहीं चल रहा था कि क्या करना है। तो मैंने गुरुदेव से हुँ। पूछा कि मैं मतलब शिक्षक बन जाऊँ आपका? तो गुरुदेव ने बोला, नहीं, तुम ऐसा करो, तुम जाकर यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम करो। मैंने बोला, गुरुदेव मेरे को पता वाह! नहीं कि क्या होता है वो। तो गुरुदेव ने बोला कि तुम अपने शहर में जाओगे ना, वहाँ के टीचर से पूछना कि यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या होता है, वो तुम्हें गाइड करेंगे। तो मैं वापस आया अपने हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश आके मैंने अपने सीनियर टीचर थे, सीमा दीदी, सभी जानते हैं सीमा दीदी को शिमला से। तो सीमा दीदी को जी। कॉल किया कि दीदी, गुरुदेव ने मुझे वाईएलटीपी करने के लिए कहा है। हालाँकि मैंने वाईएलटीपी के अंदर ही एडवांस कोर्स किया, लेकिन मेरे को उसका वैल्यू नहीं पता था कि ये वाईएलटीपी कोर्स है। अब गुरुदेव दीदी ने कहा, ठीक है, आप ऐसा करो, हमारा एक कोर्स ऊना में होने जा रहा है, वो दूसरा हिमाचल का दूसरा वाईएलटीपी था जो होने जाना था। तो आप वहाँ चलना मेरे साथ। मैंने कहा ठीक है। अब मैं वाईएलटीपी में पहुँच तो गया, अब मैं शहर से पढ़ा लिखा, गाँव का मुझे कुछ कल्चर पता नहीं, तो मैं वाईएलटीपी में पहुँच गया पंजाब। पठानकोट में विनोद खन्ना जी ने वो वाईएलटीपी ऑर्गेनाइज़ किया था और विवेक अरे शारदा जी और गौरी शारदा जी उसको असिस्ट कर रहे थे और अजय विज भैया ने वो कोर्स लिया था, वो नेशनल कोऑर्डिनेटर थे। तो और जी, जी, सुकांत जी। भैया उसको असिस्ट कर रहे थे। तो ये सब लोग एज़ ए टीम काम कर रहे थे। तो मैंने वहाँ वो वाईएलटीपी करने के लिए मैं पहुँचा तो 250 लोग वहाँ पे लाइनों में लगे रजिस्ट्रेशन के लिए। मैं तो डर गया। मैं तो सोचा, इतने सारे सरदारों के बीच में मैं करूँगा तो ये तो मेरा सामान चोरी करके ले जाएँगे। अरे बुद्धि छोटी थी, पता नहीं था, कुछ अनुभव नहीं था। तो एक बड़ा-सा हॉल था जिसमें बहुत सारे सरदार लेटे थे, तो मैं गया उस हॉल में, सामान रखा। मैंने बोला, मैं करूँगा नहीं ये, मैं घबरा गया मतलब अंदर से। तो मैं हुँ। सुकांत भैया को जानता था, तो मैं नीचे गया हॉल में, रूम में उनके, कि भैया मैं यहाँ साइड में सो जाऊँगा, लेकिन मेरे को ऊपर मत सुलाओ। मैं घबरा गया उस सबको देख के कि ये तो सब सामान लेके भाग जाएँगे मेरा। तो हुँ। भैया ने बोला, ठीक है, आप यहाँ पे रुकिए, और वो कोर्स को असिस्ट कर रहे थे। तो हम सबने वहाँ पे वो वाईएलटीपी किया। तो हम 7-8 लोग मतलब हिमाचल से थे, बहुत अच्छा अनुभव रहा। फेज़ 1 वहाँ हुआ। उसके बाद भैया सेकंड फेज़ में हम मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में हमने सेकंड फेज़ किया, जिसको जगीश भैया ने अपने, जगीश भैया तो सभी इतने प्रसिद्ध हैं, वाईएलटीपी में जी। भी वैसे भी, तो उनसे फेज़ 2 हमने किया, तो उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया फेज़ 2 में, फेल कर दिया कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वाईएलटीपी। मैंने बोला, भैया आप मेरा संकल्प ले लीजिए, आप मेरे को एक बार चांस दे दीजिए, मैं इसको फुलफिल करूँगा और मेरे को गुरुदेव ने कहा है ये करने के लिए, मैं अपनी इच्छा से नहीं कर रहा हूँ। आप मेरे को एक चांस दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम ऐसा करो, 1 साल की कमिटमेंट चाहिए तुम्हारी। तुम्हें आज से घर नहीं जाना है, तुम्हें फील्ड में जाना है। तो हम तैयार हो गए। हमने कहा कि ठीक है, हम जाएँगे, अब आप जहाँ भेज देंगे दुनिया के जिस कोने में, हम वहाँ चले जाएँगे और यही काम करेंगे क्योंकि गुरुदेव ने हमें बोला है। बस फिर फेज़ 2 खत्म हुआ हमारा। हम
7 लोग थे जो फुल टाइम बने थे और उन 7 लोगों को हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में हम अलग-अलग गाँव में हमें भेज दिया गया, उसी दिन। तो हम सारे अपना हाँ, बैग लेकर वहीं से डायरेक्ट फील्ड में चले गए। वो दिन पहला था जब हम फर्स्ट टाइम फुल टाइम हुए और आज तक वो कृपा है गुरुदेव की कि फुल टाइम है। वो जर्नी चलती आ रही है, वो सब कुछ आशीर्वाद उनका चलता आ रहा है। तो वो एक दिन ऐसा था जो संकल्प के साथ हम फील्ड में उतरे और अब बहुत अच्छा अनुभव रहा उस फील्ड का। कितना बढ़िया आप बात बता रहे भैया, कितनी वैल्यू थी, मतलब टीचर बनने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंस गुरुदेव ने दिया कि वाईएलटीपी आप करो। और यस, उसकी नो। वैल्यू बहुत और फेल हो गया मतलब नॉट एलिजिबल और फॉर वाईएलटीपी। यस यस, आज तो कितना सरल हो गया है हम लोगों का वाईएलटीपी करना, है ना? और जगीश भैया तो बहुत आप स्ट्रिक्ट जब है। वाईएलटीपी करने के बाद जब आपको फील्ड में भेजा गया, तो फील्ड में कैसे आपको चैलेंजेस आए, कैसे आप उसमें काम किया आपने, थोड़ा उसके बारे में बताइए ना। मैं मैं जब पहली बार गया तो मुझे एक जगह थी सुजानपुर टीरा में, उसका नाम था पटलांतर जगह छोड़ा गया था, जहाँ मैं पहली बार किसी के घर पे रहा। लाइफ में मैं पहली बार किसी के घर पे गया था, तो गाँव का एक माहौल था। वो प्रधान जीते थे, 10 साल से वो प्रधान थे, प्रधान जी। तो लेखराज जी उनका नाम है, वो बहुत पूजनीय है और उन्होंने बहुत साथ दिया हमारा। तो हम उनके गाँव में रुके, हमने 110 गाँव टच किए 9 महीने में और वाह वाह। हम 9 4 3 लोग थे, मैं था, 2 महिलाएँ मतलब लड़कियाँ थी जो कम उम्र की थी, जिनका नाम था मिन्नी जी और गीता जी। हम 3 अलग-अलग घरों में रहते थे, लेकिन एक ही एरिया में हम लोग काम करते थे। और उस काम का क्या था, हमें एरिया दिया गया था, जैसे हम 3 गाँव में 4 गाँव में नवचेतना लेते थे 1 दिन में। तो हम इकट्ठे होके 3 गाँव में जाते थे, 4 गाँव में जाते थे और सुबह, दिन को, शाम को, रात को 3 टाइम 4 टाइम हमारा नवचेतना होता था। तो कभी स्कूटर पे, कभी पैदल, कभी ग्रुप में और अस उदय भैया उस टाइम कोऑर्डिनेटर होते थे और सुकांत भैया उस टाइम लीड करते थे वाईएलटीपी को। तो उनके दिशा निर्देश में हम लोग काम करते थे। तो मुझे याद है जब मैं फील्ड में गया था तो उदय भैया हमारे कोऑर्डिनेटर थे और कोई जी। पैसा नहीं इन्वॉल्व होता था, कुछ हमें मिलता नहीं था। हम फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते थे एज़ ए युवाचार्य। जब मैं हमें पहली बार स्टाइफन गुरुदेव का ऑनोरियम मिला तो वो ₹1500 था, तो वो इतना ज़्यादा था कि जो खर्च नहीं होता था। मतलब वाह। फ्री गाँव में रहते थे, फ्री में खाना खाते थे। धीरे-धीरे मतलब वो ₹1500 ऐसे लगते थे कि यार ये तो 6 महीने चल गए, मतलब इतना ज़्यादा। और उस टाइम अकाउंट में ऐसा नहीं आता था। आश्रम पहले अपेक्स को पैसे देता था, फिर बच्चों को खर्चने के लिए पैसे फील्ड में मिलते थे। और जी 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 अनुभव जी। ऐसा रहा कि इतने ज़्यादा लोग मतलब गाँव में जुड़ने लगे। हमें याद है हमने पहले धीरे-धीरे हम पहले नवचेतना लिए, उसके बाद बेसिक कोर्सेज़ कराए हमने, बहुत सारे पार्ट 1 कोर्सेज़, जिसमें सीमा हम्म, दीदी आते थे, अलग-अलग टीचर्स आते थे, छोटे बच्चों के कोर्सेज़ हम लोग कराते थे। उसमें बहुत अनुभव आता था कि छोटे बच्चे गाँव में बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं, है ना? और मतलब रात को 11 बजे तक नवचेतना चलते थे, उस टाइम ऐसा एक माहौल था, जो 9 से 11 भी एक नवचेतना का टाइम होता था। मुझे याद है एक एक बार एक गाँव में मैं गया और खाना खाने के लिए पहले वो निमंत्रण करते थे, तो पाँव धोने की प्रथा है हिमाचल में। आप कभी आएँगे तो आपका पाँव धुलाएँगे, एज़ ए अतिथि आपको खाना खिलाते हैं। तो वो एक बड़ा-सा बर्तन रखते हैं जिसमें आपके पाँव रख के आपको धुलवाते हैं। तो मुझे वो अनुभव है कि याद है कि मैं खड़ा हो गया उसमें, बैठने की जगह। तो वो सब हँसने लगे गाँव के लोग, बोल रहे कि तुम्हें पता नहीं क्या करना है? मैंने नहीं जी, मैं पहली बार गाँव में आया हूँ और ये मेरा पहला अनुभव है। तो उन्होंने बिठाया मुझे, पाँव धोए, फिर हाथ धोए हम सबने, फिर भोजन किया। लेकिन वो एक ऐसा अनुभव है कि जो गाँव की सभ्यता, पुराना कल्चर वो रिवाइव था। मतलब और गाँव में मैं रहता था तो मुझे भूख लगती थी शाम को, तो गाँव में तो क्या होता है, सुबह खा लिया और रात को या शाम को खा लिया बस। तो अब हम शहर से आए थे तो बीच में चाय का एक चलन होता है, खाने का चलन, तो गाँव में ऐसा बनाते हैं चाय, ऐसा नहीं है।
लेकिन वो खाने की आदत जो थी, फिर मैं गाँव जाता था, वो उनको बोलता कुछ खाने के लिए है आपके पास? तो वो बड़े प्रेम से कभी पापड़ बनाते थे बेचारे, मतलब बहुत ही अच्छा अनुभव, हमारे परिवार की तरह वो लोग थे। जो प्रधान लेखराज जी के धर्मपत्नी थे, वो हमें फ़ोन करके पूछते तुम्हारे खाने के लिए क्या बनाएँ? जब उनको पता लगता हम आ रहे हैं, तो हमारी पसंद की सब्ज़ी गाँव में बनती थी। बहुत अच्छा, और इतना अच्छा माहौल था, सत्संग होते थे रोज़ शाम को, ध्यान होता था हर गाँव में शाम को, इकट्ठे सम्मिलित होते थे, सब बड़े-बड़े टीचर्स आते थे, हितेश भैया, सब लोग सत्संग करते थे, राम भैया, हम लोग मिलके बहुत बड़े-बड़े सत्संग करते थे गाँव में, गाँव के गाँव आते थे, एक गाँव से दूसरे गाँव सत्संग अटेंड करने। ये एक कल्चर था जो वाईएलटीपी में ही हमने सीखा कि एक गाँव से 50 लोगों की गाड़ी आ रही है। मुझे याद है एक सत्संग में मैं रात को 10 साढ़े 10 बजे एक गाँव से मैं दूसरे गाँव में गाड़ियाँ लेके आया 5-6, और उस दिन मैं पहाड़ से गिर गया, और हुँ, नीचे हुँ। गिरने के बाद मैं खड़ा हुआ, जाके मैंने सत्संग अटेंड किया, खूब नाचा, और उन सब ने, जब उनको पता लगा सुबह मुझे वो जगह दिखाई, तो मैं डर गया कि यहाँ से गिरा मैं। इतना जोश होता था कि कोई हिसाब नहीं। और एक अनुभव बहुत अच्छा है भैया, एक गाँव था नागलंबर, आज भी है जी, दहल से ऊपर। उधर क्या था, कम्युनिटी डिस्टेंसिंग था, जैसे छोटी जात और बड़ी जात हमारे यहाँ कल्चर में जी, है। जी, तो जी, वो जी, गाँव जी। आधे-आधे गाँव में बटा हुआ था। तो हम गए वहाँ, पहले हमने एक कम्युनिटी का नवचेतना लिया, फिर दूसरे कम्युनिटी का नवचेतना लिया, फिर दोनों का इकट्ठे नवचेतना लिया, तो वहाँ पे भोज हुआ। और उसमें बड़े-बड़े टीचर्स हमने हिमाचल के बुलाए, और वो लोग इतना 2 घंटे वो पहाड़ चढ़ के जाना पड़ता था, उस गाँव का नाम था नागलंबर। तो ये बहुत हुँ, अच्छा हुँ। अनुभव रहा कि पुराने गाँव के लोग, आज भी वो गाँव जुड़ा हुआ है, वहाँ पे सत्संग होते हैं, कुछ लोगों ने कोर्सेज़ किए हैं, बहुत अच्छा अनुभव रहा भैया वाईएलटीपी का उस टाइम। भैया आप तो बता रहे हैं, तो हमारा जैसे कर्मयोग वाईएलटीपी जो है, ये जाति धर्म सबसे ऊपर उठ के काम करता है क्योंकि युवाओं को लेके चलता है। तो जी, कभी ऐसा भी आपके क्षेत्र में हुआ कि बहुत सारे दूसरे धर्म के लोग भी आपके साथ जुड़े या उनके साथ का जी, कुछ जी। ऐसा एक्सपीरियंस? हाँ, भैया असल में जब हम हमीरपुर थे, तब हम हमीरपुर से चंबा डिस्ट्रिक्ट रहे। चंबा डिस्ट्रिक्ट में कुछ एक एरिया ऐसा था जहाँ पे मुसलमान कम्युनिटी थी, और हम उनके घर में ही रहते थे, वो नमाज़ पढ़ते थे, हम ध्यान करते थे। धीरे-धीरे उनको भी हमने क्रिया सिखाई। वो लोग ध्यान करने के बाद अपनी नमाज़ पढ़ते थे, तो वो बहुत अच्छा कल्चर था। वहाँ एक लड़का था अली, मुझे याद है गुरुदेव से दर्शन किए उसने, और वो जीवन में बहुत उत्थान हुआ उसका उसके बाद, गुरुदेव के दर्शन के बाद। और गुरुदेव ने उसको इतना प्रेम किया, मैं आपको बता नहीं सकता उसका। मेरे को खुद को जलन होती थी, मैं इस लड़के को लेके आए गुरुदेव, इसको मुझसे भी ज़्यादा प्रेम कर रहे हैं, और वो किसी और कम्युनिटी का है। वो भक्त बन गए गुरुदेव के। वो लोगों के घर में क्रिया होती थी, वो लोग, मैं 5-5 6-6 महीने उनके घर रहा। उन्हीं के घर में हम खाना खाते थे, वो लोग मांस नहीं बनाते थे हमारी वजह से। बहुत अच्छा कल्चर था कि दूसरी कम्युनिटी के लोग हमें बहुत अच्छे से स्वीकार करते थे, और हिमाचल प्रदेश में कभी मुझे ऐसी दिक्कत नहीं आई, और बहुत सारे लोग आज आर्ट ऑफ लिविंग के, वाईएलटीपी के, मुसलमान कम्युनिटी से है, सिख कम्युनिटी से है। पंजाब में हमारे इतने सारे कोर्सेज हुए, इतने सारे बच्चे हमारे नशा मुक्ति में काम कर रहे हैं। हर सर्व धर्म हमारे साथ जुड़ा है कर्मयोग में। मतलब ये कह सकते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम जो गुरुदेव बोलते हैं, पूरा वो विश्व साक्षात हमने परिवार है। हाँ, साक्षात हर अनुभव किया परिवार का हर सदस्य हमारे साथ जुड़ रहा है। है। जी, और ये अनुभव एक किया बहुत उसका। ये बहुत बड़ी बात है कि हर जगह से लोग जुड़ रहे हैं, आपको अपने घर में रख के इतना प्रेम उन्होंने दिया और आपने सेवा कार्य किया। आप टीचर कब बने भैया? असल में बहुत साल, 2002 में मैं फुल टाइम युवाचार्य बना। 2008 में गुरुदेव ने मुझे अ, टीचर बनने का सौभाग्य दिया, आशीर्वाद दिया। 2008 में मैं टीचर बना। मैं, योगेंद्र भैया, सब बहुत सारे लोग टीचर तब बने, क्योंकि उस टाइम टीचर बनने का इतना शौक किसी को नहीं था, सिर्फ काम करना हमें आता था। तो टीचर बनने का इतना प्रचलन नहीं था। युवाचार्य ज़्यादा बड़ी पोस्ट लगती थी, और उसमें बड़ा सम्मान लगता था युवाचार्य बनने में। और जी, उसके मतलब उसमें जो भक्ति लगती थी, तो बाकी तो हम क्या करते थे, कोर्सेज़ ऑर्गेनाइज़ करते थे, टीचर को बुला लेते, काम वही हो रहा था। और उसमें जी, रस बहुत ज़्यादा था युवाचार्य बनने में। उसमें जी, सम्मान जी। लगता था, डिग्निटी लगती थी कि मैं एक युवाचार्य हूँ आर्ट ऑफ लिविंग का।
2006 में हमें इतना सम्मान मिला सिल्वर जुबली में एज ए युवाचार्य। गुरुदेव सिल्वर जुबली में शायद लाखों करोड़ों लोग आए, लेकिन गुरुदेव ने हमें स्पेशल 2000 2500 लोगों को स्पेशल टाइम दिया। शुरू में गुरुदेव हमारे साथ 1-1 2-2 घंटे रहते थे। तो मतलब सम्मान लगता था कि इतना ज़्यादा वाईएलटीपी को सम्मान मिलता है, तो टीचर बनने इतना शौक नहीं था। 2008 में हम टीचर बने भैया। नहीं, इतना गर्व होता है, हमें भी गर्व होता है कि वाईएलटीपी के बाद गुरुदेव का सबसे पहले गुरुदेव वाईएलटीपी के लोगों से मिलते थे। अच्छा, एक चीज़ आपके बारे में भैया बहुत बढ़िया है कि आर्ट ऑफ लिविंग टीचर बनने से पहले भी आप जो नशे से बता रहे हैं ना शुरुआत हुई थी, हाँ जी। आपने आत्म शुद्धि करके एक कार्यक्रम चलाया था, उसके बारे में कुछ बताइए? हाँ जी भैया। असल में हम कुछ एक युवा थे। मेरे मित्र बहुत सारी जगह पे है, बहुत सारे स्टेट में मेरे क्लासमेट पढ़ते हैं, क्योंकि हम जब हॉस्टल में रहते थे तो 250 लोग पूरे दुनिया के, पूरे देश के अलग-अलग जगह से आते थे। कोई वेस्ट बंगाल से था, कोई दिल्ली से था, कोई बॉम्बे से था। तो हम सारे मित्र इकट्ठे रहते थे, लेकिन सभी क्या करते थे, नशा करते थे। तो मेरे एक मित्र की मुझे खबर मिली अहमदाबाद में उनको अ, फिट पड़ा, मतलब नशा करने की वजह से उनकी देहांत हो गया। और वो इंजीनियर थे, अहमदाबाद में फील्ड में ही थे और डेथ हो गई उनकी। तो मुझे ऐसा झटका लगा, मैं आर्ट ऑफ लिविंग में होने के बावजूद कुछ कर नहीं पाया उनके लिए। तो हमने मिलके बात करके अपने शहर के कुछ बच्चों के साथ, अपने कुछ लोगों के साथ हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम हमने आत्मशुद्धि रखा। 2007 में हमने ये प्रोजेक्ट किया था, जिसमें विभिन्न-विभिन्न प्रकार के अपने सारे शिक्षकों को हमने इकट्ठा किया, टीचर्स को आर्ट ऑफ लिविंग के। हम तो टीचर नहीं थे, हम तो युवाचार्य थे। तो हमने शहर के कुछ बच्चों को इकट्ठा किया, फंड इकट्ठा किया। हमें 1,25,000 रुपए हमने दान में इकट्ठे किए और हमने संकल्प किया कि हम यहाँ के लोगों को नशा मुक्त करेंगे। तो हमने वो आत्मशुद्धि उसका नाम रखा। उसमें चा 4 डॉक्टर हमारे एम्स से आए थे। डॉक्टर दीपक, डॉक्टर अंजू, डॉक्टर काओ, ये सब लोग एम्स के डॉक्टर थे और अपने पीजीआई से कुछ लोग आए थे। तो 3 दिन हमने एम्स का रखा था, 4 दिन हमने पीजीआई का रखा था। 7 डॉक्टरों ने वो आत्मशुद्धि प्रोजेक्ट लिया, जिसमें हमने पार्ट 1 कोर्स कराया। पार्ट 1 कोर्स उन सभी नशा वाले लोगों को रजिस्टर करके पार्ट 1 कोर्स हमने उस टाइम देते थे और उन लोगों ने क्रिया का अनुभव किया और बहुत अच्छा अनुभव रहा। तो उसमें हमारा जो हर महीने हम आत्मशुद्धि को करते थे वो रिपीट, क्योंकि फंडिंग हमारे पास कम थी, तो हम अगले महीने उसका फ़ॉलो-अप करते थे। तो हमने ये देखा कि हमने 3 महीने में 30% लोगों को ठीक किया सुदर्शन क्रिया से और ध्यान के माध्यम से, साइकियाट्रिस्ट डिपार्टमेंट की मदद से। तो ये एक बहुत अच्छा अनुभव था आत्मशुद्धि का। बढ़िया भैया। तो फुल टाइम होने के बाद आप जैसे वाईएलटीपी के कोर्सेज भी लेने शुरू किए और प्रोजेक्ट में भी कैसे काम किया आपने? अलग-अलग प्रोजेक्ट्स में भी काम किए हैं। 2008 में मैं जब एज़ ए टीचर बना तो मुझे ज़्यादा संकल्प तो मेरा था नहीं एज़ ए टीचर, जो हम फील्ड में कर रहे थे करेंगे। गुरुदेव ने एक चांस दिया, अपने आर धवन जी उस टाइम वाईएलटीपी कोऑर्डिनेटर थे। तो धवन अंकल ने बात की कि तुम ऐसा करो कि तुम जाओ और सेंटर खोलते, तुम ढूँढ लोगे वहाँ पे कुछ दुकानें, या मैं बिज़नेस माइंड था, मेरा परिवार बिज़नेस फैमिली से था, तो मेरा इंटरेस्ट था कि मैं कुछ ऐसा करूँ जो मैं कर पाऊँ। तो 2009 में हमने श्री श्री कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर खोला और वो वेदांता के साथ टाई अप में खोला, जिसमें उन्होंने 5 कंप्यूटर दिए हमें, कुछ किताबें दी और शिक्षकों को वो कुछ स्टाइफ़न देते थे और हम लोगों से सिर्फ नाम मात्र ₹150 हम लोगों से लेते थे किताबों का और 3 महीने उनको शिक्षा देते थे। तो ये एक पहला प्रोजेक्ट था जो हमने कंप्यूटर एजुकेशन के साथ खोला। अभी लास्ट ईयर हमने उसको बंद किया। वो भी क्यों किया, क्योंकि प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र के थ्रू आजकल सेंटर खुलते हैं। उसका क्राइटेरिया अलग होता है, लोगों को स्टाइपेंड मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो अब वो प्रचलन खत्म हो गया, 10 साल वो हमने सेंटर चलाया। उसके बाद हमने एक सेंटर खोला, इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग सेंटर, जो श्नाइडर कंपनी के साथ हमने मिलकर खोला। तो हमने ये सब छोटे-छोटे सेंटर अपने शहर में खोले। उसके साथ हमने एक गोदरेज कंपनी का ब्यूटीशियन ट्रेनिंग सेंटर खोला। इसमें हमने 2 2 साल में 3 साल में 1600-1800 बच्चों को अ, ये एजुकेशन का पूरा वो दिया, सर्टिफिकेशन दिया और वो एक, मतलब आपने ट्रेनिंग किया है।
जैसे उसमें क्या, कंप्यूटर एजुकेशन में हमारे पास उस टाइम गवर्नमेंट का एक वो निकला कि हर एक डिपार्टमेंट में आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। तो बहुत सारी वृद्ध महिलाएं, बहुत सारे पुलिस ऑफिसर, उन सबको बहुत दिक्कत आई। तो हमने क्या किया, उनको फ्री कर दिया कि आप में से जो आप शुल्क दे सकते हैं, आप कंप्यूटर सीखिए। महिलाएं, बच्चे, सबके लिए वो बहुत कारगर सिद्ध हुआ। ऐसे इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग सेंटर में क्या था कि जो बच्चा रोजगार के लिए काम करना चाहता है, और आत्म शुद्धि प्रोजेक्ट में मैंने यही रियलाइज किया था कि आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है। अगर एक यूथ को हम नशे से छुड़वा रहे लेकिन उसके पास सेकेंड स्टेप नहीं है कोई, तो वो बहुत दिक्कत है। तो हमें ऐसा लगा कि नशा छोड़ने के बाद बंदे को एक प्लेटफॉर्म भी मिलना चाहिए, जिसके कारण वो अपने जीवन का व्यवसाय कर सके, उसको खर्चा पानी मिल सके। तो ये बहुत आसान तरीका था कि किसी को कोई स्किल दे दो ताकि वो कुछ भी अपने जीवन में कर सके। तो महिलाओं को हम वो देते थे, ब्यूटिशियन ट्रेनिंग की पूरी ट्रेनिंग देते थे ताकि वो स्वावलंबी बन जाए। ब्यूटिशियन का काम घर पे कर सके तो उसको कुछ रोजगार मिले। इलेक्ट्रिशियन से लड़कों को कुछ रोजगार मिले, वो बिजली का काम करके 200 500 हजार रुपए रोज कमा सकें। कंप्यूटर से, कंप्यूटर की नॉलेज होगी तो आज के टाइम में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, लोगों के साथ लड़ने में उनको बहुत सहायता मिलेगी। एसएसआरडीपी का ये सपना हमारे को ये गुरुदेव ने दिया। इसके बाद मुझे चांस मिला पूरे देश में भ्रमण करने का एसएसआरडीपी की तरफ से। तो अरे वाह! गुरुदेव ने मुझे आशीर्वाद दिया, एसएसआरडीपी ने मुझे चांस दिया, तो मैंने अलग-अलग स्टेट में जाना शुरू किया। तो मुझे याद है मैं मुर्शिदाबाद गया था, वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे, वहाँ हमने एक सेंटर लगाया। महाराष्ट्र गया था लोनार, वहाँ हमने बाला साहब दागड़े के, अपने जो अपने आर्ट ऑफ लिविंग के वाइल्ड के बहुत बड़े दिग्गज हैं, उनके वहाँ एक सेंटर लगाया। पंजाब में हमने आपको आईटीआई। बहुत क्या बोले? सारे लोग आपके महाराष्ट्र के लोग अभी वॉच कर रहे हैं, वॉच पार्टी भी कर रखा है। वो लोग आपको बोल भी रहे हैं, मैसेज भी कर रहे हैं। हाँ जी, तो उसमें हम उनके वहाँ जाकर लोनार में हमने काम किया, अकोला में काम किया। उसके बाद तिहाड़ जेल में हमें जाने का सौभाग्य, मतलब चांस मिला। लोग तो जुर्म करके वहाँ जाते हैं, हमें गुरुदेव की कृपा से वहाँ जाने का चांस मिला। और हमने वहाँ श्री श्री रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की। और अरे! हिमाचल में हम जम्मू कश्मीर गए। जम्मू कश्मीर में हमें चांस मिला सेंटर लगाने का, लुधियाना, पंजाब में बहुत सारे चांसेस मिले लाइफ में, जो गुरुदेव के एसएसआरडीपी के साथ मिलके हमने काम किए। तो इसमें तो जैसे पर्सनैलिटी यूथ की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के साथ-साथ स्किल का भी हमने काम किया। जी भैया, इसको सीखने के ये एक चांस मिला कि जिससे आगे का बेस बना मेरी लाइफ का। अगर मैं उस टाइम में ये सब कुछ नहीं सीखता तो शायद आज जो मैं कार्य कर रहा हूँ वो कर नहीं पाता। वो एक बिज़नेस जी, स्किल डेवलप हुआ, जिससे पता लगा क्या लॉस होते हैं, कैसे आपका बिज़नेस में धक्का लग सकता है, कैसे आपके सेंटर्स बंद हो जाते हैं, कितनी आपको सपोर्ट चाहिए। तो वो एक चीज़ सीखने के लिए भी बहुत अच्छी मिली इसमें। मैं एक ऐसे युवाचार्य से फिर मेरे को एक चांस मिला स्टेट टीचर कोऑर्डिनेटर बनने का इसके बाद। मतलब अरे वाह! तो इसमें एक बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई। 2011 ज अपना सिल्वर डब्ल्यूसीएफ में मैं एज़ ए स्टेट टीचर कोऑर्डिनेटर मैंने वर्क किया अपनी स्टेट के साथ। गुरुदेव के आशीर्वाद से ये सौभाग्य मिला, जिससे हमने पूरी स्टेट को रन किया, पूरा स्टेट के साथ मिलके काम किया। तो गुरुदेव से मैं मिलने गया एसटीसी बनने के बाद, तो मैंने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव मेरा क्या लक्ष्य है? मेरे को तो आता नहीं है एसटीसी का काम करना, मैं तो वाईएलटीपी से, एसएसआरटीपी से काम करके निकला हूँ। तो गुरुदेव ने मुझे हँसते हुए बोला, "तुझे टीचर बनाने आते हैं? तू जा टीचर बना।" तो मैं घर आके पहले यही सोचा, मेरे को कुछ काम तो दिया नहीं है, सिर्फ टीचर बना के फॉर्म भर के भेज दें। लेकिन मेरे को आज लगता है हमने उस 2 साल के अंदर 80 टीचरों को भेजा टीटीसी करने, और मैं और जी, अभय भैया साथ में काम कर रहे थे। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा है। एसटीसी हमने सिर्फ एक ही संकल्प के साथ काम किया कि हर एक व्यक्ति को टीचर बनाना है, गुरुदेव ने कहा है। उनका आशीर्वाद है, हर एक बंदे को मैनुअल सीडी मिलना चाहिए, कैसेट मिलना चाहिए। ऐसा कुछ बहुत अनुभव बढ़िया। रहा। ये गुरुदेव एक बात बोलते हैं कि हमारे जो वाईएलटीपी के यूथ हैं, देखो ये योग करके योग से उद्योग की तरफ जाते हैं। जी, और जी। आप तो आज के डेट में ऐसे शुरुआत करने के बाद एक अच्छे बिज़नेसमैन भी हैं। तो जी, आप जी, जी, बताइए जी। इसके पीछे की क्या कहानी है? सब असल जानना में क्या, चाहेंगे आपसे। हाँ, मैं बताता हूँ, असल में बिज़नेस मेरे को
मेरे पिताजी की देन है जो मैं बिज़नेस लाइन में आया, क्योंकि सारे परिवार बचपन से हम देखते थे बिज़नेस करता है, कैसे करता है, प्रॉफ़िट में चलता है, उससे अच्छा घर चलता है, वो बिज़नेस के थ्रू चलता था, है ना? तो शौक क्या था, गुरुदेव की फ़ोटो इकट्ठा करने का शौक हुआ। तो गुरुदेव का फ़ोटो मिलता नहीं था, उस टाइम इंटरनेट नहीं होता था जब हम काम करते थे 2008-9, इतना ज़्यादा प्रचलन में नहीं आया था कि बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ इंटरनेट पे हैं। कुछ एक फ़ोटो निकलते थे कंप्यूटर से तो हम निकाल लेते थे। तो एक अनमोल मोती नाम की एक छोटी किताब आती थी हमारी, और स्वीट डिवोशन कैसेट थी, अमृतधारा थी, गीतांजलि थी, निवेदन थी। ये सब कैसेटों के ऊपर गुरुदेव का चित्र आता था, तो वो बड़ा लुभान्वित, मतलब ऐसा लगता था, बहुत अच्छा लगता था मन को कि हमारे पास गुरुदेव के फ़ोटोज़ हैं। तो हमने क्या किया, हमने इकट्ठा किया एक अटैची लेकर, सब टीचर से बात करके, तो शुरू किया बिज़नेस। तो 10,000 रुपए उधार से हमने बिज़नेस शुरू किया था। वो भी एक यशपाल विज अंकल दिल्ली में बैठते हैं, तो उनके पास गए, हाथ जोड़े कि हमें सामान चाहिए, तो उन्हें हाँ, कितने का चाहिए? मैंने थोड़ा सामान चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट तो कर थी नहीं हमारे पास। हम तो युवा चाह रहे थे, तो मानदेय लेकर काम करते थे और नए-नए टीचर बने थे। तो हमने 2006, 7, 8 में हमने ये कैस्टों से शुरू किया अपना बिज़नेस, और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ता रहा। फिर हम प्रसन्ना प्रभु भैया के पास गए, हमने बात की कि हम डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम अपने वहाँ जाओ, 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। तो लगा कि यार 1 लाख रुपए हमारे पास, मतलब कैसे इकट्ठे करेंगे हम? तो हमने 4 शिक्षकों से मदद लिया, 4 शिक्षकों से उधार माँगा कि आप मेरे को थोड़ा-थोड़ा पैसा दीजिए और मैं ये बिज़नेस शुरू करूँगा। तो उन्होंने मुझे उधार दिया, तो उन्होंने मदद की मेरी कि आप 25,000 मुझसे लीजिए, 25,000, 1 लाख रुपए लेकर हम चंडीगढ़ गए। चंडीगढ़ में हमें डिस्ट्रीब्यूशन मिला और उसके बाद ये बिज़नेस हमारा शुरू हुआ। तो हमने कंप्यूटर सेंटर में 4 रैक बनाकर वहाँ से काम शुरू करना शुरू किया, और आज धीरे-धीरे तो हमारा। आपका बहुत बड़ा बिज़नेस है ना, 10 लाख से ऊपर का आपके पास श्री श्री तत्वा के। जी, जी, जी। तो उसके बाद हमने क्या किया, पहले एक शॉप लिया किराए पे, और उसमें हमने 7 साल इसको रन किया। तो धीरे-धीरे हमारा बिज़नेस ग्रो करने लगा, लोगों की डिमांड आने लगी, हमारा एसेट बनने लगा। तो हमने बैंक से बात की, ब बैंक ने हमारी मदद की, और जिनसे हमने वो 25,000 लिए थे उनको धीरे-धीरे रिफंड किया पैसा, और धीरे-धीरे ये बिज़नेस रन होने लगा। तो आज जो हम बिज़नेस करते हैं, हमारा एक बहुत बड़ा सेंटर ऑफ द सिटी शोरूम है, जिसका नाम है श्री श्री तत्वा उत्सव के नाम से हम उसको रन करते हैं, जिसकी मिनिमम ट्रांज़ैक्शन जो साल की है वो 60 से 70 लाख रुपए की है, जो अभी आगे बढ़ रही है, दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है इसका काम। अभी लॉकडाउन के टाइम में ही हमने 10 से 15 लाख रुपए का सामान सिर्फ लॉकडाउन में ही बेचा है, श्री श्री तत्वा का। तो ये हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट है कि जब दुनिया में कुछ नहीं चल रहा है, तो श्री श्री तत्वा हमारे को सपोर्ट कर रहा है, और उनका इतना जिनमें स्मूथ। एक एक अपना प्रोजेक्ट है जैसे एमईटीपी के बारे में, उसके जी, बारे में जी, कुछ जी। आप बताना चाहेंगे? एमईटी कुछ समय पहले जब देवज्योति भैया हमारे साथ जुड़े, उन्होंने मुझे स्टेट काउंसिल बनाया। गुरुदेव की कृपा से 3 साल से मैं अभी स्टेट काउंसिल का भार संभाल रहा हूँ, देवज्योति भैया के साथ मिलके। तो देवज्योति भैया ने बहुत प्रोत्साहन दिया, तत्व को आगे बढ़ाने के लिए रास्ते दिखाए। तो उन्होंने कहा कि तुम अपने आप के लिए तो तुम कर ही रहे हो, लेकिन तुम्हें यूथ के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैंने बोला भैया, आप दिशा निर्देश देंगे और गुरुदेव कहेंगे तो करेंगे। तो उधर से एक शुरुआत हुई कि एमईटी के नाम से एक रीसेलर की हमने एक टीम बनाना शुरू किया। आज हमारे पास 37 एमईटीज हैं जो महीने की अच्छी आमदनी कर लेते हैं, 30-40 हजार रुपए प्रति माह बेचते हैं, और उनको 10-15, मतलब 6-7-8 हजार रुपए का मानदेय उसमें मिल जाता है, जिसमें आश्रम हमें 3,000 रुपए की मदद करता है। प्लस मटेरियल से हम वो लोग कमाते हैं, और बहुत अच्छे से ये चल रहा है, और हमें ये लगता है कि आगे आने वाले 1 साल के अंदर ये 2 गुना 3 गुना होने वाला है, क्योंकि इसमें ये इतना तो आसान आसान है। इसमें तो तो सबको जोड़ना चाहिए ना। हाँ, बिल्कुल जोड़ना चाहिए, और हमारा यही प्रयास है कि हिमाचल के हर कोने में, हर गाँव से हर एक यूथ को हम ये चांस दें। हमारे पास इतने अच्छे-अच्छे यूथ हैं, एक सुंदरनगर से कुछ है, कुछ महिलाएँ जुड़ी हैं जो अपने घर से ये काम करती हैं, जो आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े होने के बावजूद अपने घर से ये सामान बेचती हैं, और वो 40 से 50 हज़ार रुपए महीने का सामान अपने घर से बेचती हैं।
और हमारी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि उनको डिमांड दिन प्रतिदिन डबल या ट्रिपल आती है। मतलब वो एक बार दे जिसको जो चीज़ दे देते हैं वो 10 बार वही चीज़ माँगता है। तो बहुत सारे लोगों को इससे बहुत सारा फ़ायदा हो रहा है एज़ अ रीसेलर, और ये गुरुदेव की कृपा है, उन्हीं की स्कीम्स हैं जिसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हमारा अपना दिमाग कुछ नहीं है, हम तो सिर्फ़ एज़ अ सेवा मटेरियल लाते हैं और गुरुदेव का नाम लेते हैं, वो खुद बिकता है, खुद लोग लेके जाते हैं। उनके नाम से ये सब कुछ चल रहा है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और हमारे आज तक 10 साल मैंने काम करते हुए मुझे हो गए हैं। एक दिन भी कोई आके मेरे टेबल पे ये नहीं बोला कि ये भैया ये चीज़ खराब है। मतलब एक भी व्यक्ति ने आज तक आके ये चीज़ नहीं बोली कि भैया ये श्री श्री तत्वा का प्रोडक्ट है, ये खराब चीज़ है। कभी हो सकता है ये कि बहुत डिब्बा बड़ी फट बात है। गया। इस पे हमें गर्व होता है कि हमारे गुरुदेव भी बोल रहे हैं, आज तो हमारे देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि स्वदेशी जो है होना चाहिए, लोकल और वोकल की बात हो रही है। तो ये तो और बहुत बड़ी बात है। शुरू में हमारे पास थोड़े प्रोडक्ट कम थे, लेकिन आज हमारे आयुर्वेदा हिमालय से ज़्यादा मेरे पास लोग डिमांड में आते हैं। डाबर से ज़्यादा लोग हमारी दवाइयाँ लेते हैं। तो मुझे ये फ़क्र होता है कि बाबा रामदेव को छोड़, मतलब बाबा रामदेव इस टाइम आयुर्वेदा में नंबर 1 है। उसके साथ गुरुदेव का जब सामान लेते तो लोग त्रिफला लें, चाहे एलोवेरा लें, चाहे कोई है, तो वो दोबारा रिपीट करते हैं, मतलब वही चीज़ लेने को आते हैं। मैं बोलता हूँ कि हमारी क्वालिटी आप यूज़ करके देखिए। और इतना ज़्यादा लोग उसकी तरफ रुझान हो गया है आज के टाइम में कि कोई उसका कोई दिक्कत ही नहीं आया है। पहले तो मेरे को ऐसा लगता है हमारे पास चीज़ें कम है, लेकिन मेरे को अब ऐसा लगता है हमारे पास इतनी चीज़ें हैं जो गुरुदेव ने दी है। अब हमारा शक्ति ड्रॉप जो है, वो कैंसर तक क्योर करता है, उसके ऊपर R&D हुई है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुई है कि भई आप उसको रखते हैं तो उससे कैंसर के सेल क्योर होने लगते हैं। इतना ज़बरदस्त इम्यूनिटी क्योर होने लगती है। अभी जर्मनी में उसके ऊपर कोविड के लिए रिसर्च हो रहा है, तो शक्ति ड्रॉप एक चमत्कार है ना हमारे लिए। लोग उसको समझ नहीं पाते कई बार, तो हम ज़बरदस्ती देते हैं। आप यूज़ तो कीजिए, लेकिन जब वो यूज़ करते हैं, उसको दोबारा लेते हैं, अरे वो खुद फिर हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता। वो गुरुदेव की कृपा से हो। आवाज़, आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़। हमने कहा हमारे जो भी टीचर अभी देख रहे हैं और जो हमारे युवाचार जुड़े हैं, हम सभी को बोलना चाहेंगे कि वो भी जुड़कर पंकज भैया की तरह एक बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं, अपने वाइल्ड सपोर्ट करने के लिए तैयार है। आज आप जिनका नाम ले रहे हैं कि अ, हमारे बीबीकेआई के चेयरमैन भी अभी प्रसन्ना प्रभु जी हैं। वो बहुत बड़ी कृपा हाँ। की बात होगी। और हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कोई गुरुजी के साथ आपकी कुछ स्टोरीज़ इतने सालों का अनुभव है, आप वो शेयर करना चाहें कि नहीं ये सच में मेरे जीवन में बदलाव लाया और ये प्रेरणा स्रोत है मेरा? अनुभव तो बहुत सारे भी है, उनको बताना मतलब बहुत ऐसा है कि एक या कैसे 2? पिरोएँगे एक धागे में। तो अनुभव तो बहुत सारे हैं, चाहे वो मेरा शुरू से एक मेरे को कृत्य याद है। मेरे माता-पिता मतलब थोड़ा रिजिड थे आर्ट ऑफ लिविंग को लेके। तो सभी लोग बोलते थे घर में, परिवार में कि ये लड़का कुछ काम नहीं करता, कुछ पैसे नहीं कमाता। जब मैं युवा चल रहा था तो आमदनी जी। मेरे पास कुछ नहीं थी ना, तो लोगों को ये हुँ, लगता था यार ये लड़का बाबागिरी में फँस गया, चक जो बोलते हैं। तो बहुत नाराज़ रहते थे मुझसे, तो माता-पिता भी नाराज़ रहते थे, रिश्तेदार भी नाराज़ रहते थे। तो एक बार गुरुदेव से मिलने का चांस मिला, तो गुरुदेव के पास मेरे माताजी को मैं लेके गया। तो गुरुदेव के पास मेरे माताजी जाकर शिकायत करने लगे, खूब शिकायत की उन्होंने। तो गुरुदेव ये सुनता नहीं है, ये पैसे नहीं कमाता, गुरुदेव ये कुछ काम नहीं करता, ये मतलब किसी की बात नहीं सुनता, तो वो बहुत रिजिड है। तो गुरुदेव ने मेरी जी। मम्मी को बड़े प्यार से सराहा, प्रेम किया, बड़े मतलब बच्चों की तरह उनको सँभाला। और गुरुदेव ने कहा, हुँ, "चिंता नहीं करो, मेरी बात तो सुनता है ना, तो तुम चिंता छोड़ दो, तो मैं करूँगा चिंता।" तो वो एक मेरा जी, जी। ऐसा अनुभव है जो मेरे दिल को बहुत टच कर गया कि यार मेरे गुरु मेरी जगह मतलब मेरा साथ दे रहे हैं, मेरे माता-पिता को समझा रहे हैं। इससे बढ़िया आपके जीवन में आपको क्या चाहिए? वो कह रहे हैं कि मैं बैठा हूँ, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम तुम वाह! इतना तुम इतना ज़्यादा क्यों सोच रहे हो? जब मैं बैठा हूँ, मेरा काम है ना, मैं समझाऊँगा इसको। गुरुदेव ने हमेशा पद-पद पे बहुत सारे अनुभव दिए हैं। मेरी शादी का हो, चाहे मेरे फुल टाइम का हो, मतलब उन्होंने इतनी केयर की है
जितनी माँ-बाप भी शायद किसी बच्चे की नहीं करते, इससे ज़्यादा उन्होंने हमारा ख़्याल रखा है। और जब भी हम उनको गुरुदेव को मिलने गए तो उससे बहुत ज़्यादा मतलब मन को लगा कि यार नहीं, गुरुदेव ही हमारे माता-पिता से ज़्यादा हमारा ख़्याल रख रहे हैं। जब मैं फुल टाइम एज़ ए एसटीसी बना, गुरुदेव मेरे को पूछे, नहीं तुम्हारे को पैसे पूरे पड़ते हैं। अरे मेरे माँ-बाप ने कभी ये पूछा नहीं कि तुम्हें पैसों की कोई दिक्कत तो नहीं है, गुरुदेव मुझे पूछ रहे हैं। तो मतलब हुँ, इससे ज़्यादा बड़ी आपके लिए क्या बात हो सकती है कि गुरुजी आपका ख़्याल रख रहे हैं। तो एक व्यक्ति जो पूरी दुनिया का ख्याल रख रहे हैं, वो आपको पर्सनली पूछ रहे हैं। शादी की दिक्कत थी, उन्होंने मेरे को बिठा के, मेरी धर्मपत्नी अरुंधति जी को बिठा के बात की कि क्या दिक्कत है, क्या तुम्हारा गोत्र है? मतलब इतना माँ-बाप ने भी नहीं कभी पूछा जितना गुरुदेव पूछते हैं। तो ये एक बहुत अच्छे अनुभव गुरुदेव के साथ हैं। गुरुदेव को हुँ। होस्ट करने का सौभाग्य मिला, गुरुदेव सोलन आए थे, तो उनकी कृपा से उसको लीड किया। बहुत अच्छा अनुभव रहा वो कि गुरुदेव सोलन शहर आए, सत्संग हुआ इसीलिए बड़ा। कहते हैं ना गुरुदेव ने इसीलिए बोला जाता है ना कि वो माँ-बाप से भी कई गुना जो कहते हैं 100 गुना ज़्यादा प्यार करते हैं, वो प्यार झलकता है। मतलब हाँ, बोलने की बात नहीं है जी, ये तो अनुभव का अनुभव है। ये उनकी कृपा है कि आप कभी मतलब उनके साथ बैठ के या उनके साथ रह के कभी उनको देखें तो हाँ, क्या कर रहा है तू? कैसा चल रहा है तेरा बिज़नेस? कौन पूछता है आपको? इतने बिज़ी व्यक्ति अगर आपसे पूछे आपका बिज़नेस कैसा चलता है? अभी मैं जनवरी में गुरुदेव के दर्शन करने गया। कैसा चल रहा है तेरा बिज़नेस? दुकान तेरी ठीक चल रही? तू खुश है? मतलब वो उनको टेंशन नहीं कितने का ततवा बिक रहा है, क्या हो रहा है? वो मेरे को पूछ रहा है तू खुश है? मैंने कहा गुरुदेव आपकी कृपा है, इससे ज़्यादा क्या खुश होएगा आदमी? आपने सब कुछ तो दिया है, आप मतलब फिर भी पूछ रहे खुश है कि नहीं है? मतलब ये कृतज्ञता, ये धन्यवादीपन आपको तब पता लगेगा जब आप गुरुदेव के सानिध्य में आएँगे। गुरुदेव सिर्फ़ एक शरीर नहीं है, वो आपकी मतलब आत्मा है, वो आपके बारे में आपसे ज़्यादा सोच रहे हैं। ये थोड़े बहुत अनुभव है और ये बहुत अच्छे हैं मतलब लाइफ़ काटने के लिए इससे अच्छा अनुभव उनको कभी हम मिस नहीं करते, वो हर टाइम हमारे साथ हैं। मैं आज तक 2000 से कभी ऐसा सोचा नहीं कि कभी गुरुदेव का कभी अभाव हुआ या कभी कोई दिक्कत आई, कभी 1% भी ऐसा कभी लगा नहीं कि आर्ट ऑफ लिविंग में आके गलती करी। आर्ट ऑफ लिविंग एक ऐसी संपन्न ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें गुरुदेव का पूरा आशीर्वाद है। कर्मयोग एक ऐसा समागम है जिसको हर यूथ को अटेंड करना चाहिए। हर एक व्यक्ति को एक बार कर्मयोग में आना चाहिए, वाइल्ड का अनुभव करना चाहिए, ताकि उनको समझ आए कि क्या कृपा क्या चीज़ है। और गुरुदेव की कृपा हर एक के ऊपर बराबर है। बिल्कुल, कहते हैं ना अनकंडीशनल लव कोई हमें ऐसा हमारे जीवन में हो, जो बिना शर्तों के प्रेम कर सके, वो गुरुदेव हैं। गुरुदेव। और आज एक-एक ऐसे यूथ हैं जो अपने हम लोग चौपाल के विभिन्न सीरीज़ हुई हैं। हर सीरीज़ में एक-एक व्यक्ति आज के 20 साल, 25 साल पहले से आके अनुभव शेयर कर रहे हैं। एक कर्मयोगी बना दिया है गुरुदेव ने जो भारत के विकास में कार्य कर रहे हैं। और उन्हीं के आपसे आशीर्वाद एक से चीज़ और जी, हाँ जी, आप बोलिए। आपसे एक और चीज़ पूछना चाहेंगे गुरुदेव जैसे अभी गुरुदेव का बहुत प्यारा एक प्रोजेक्ट है जो कहते हैं प्रोजेक्ट भारत, जी, जी, जी। है ना? असल में तो 7 लाख गाँव हैं पूरे भारत में और गुरुदेव चाहते हर एक व्यक्ति संपन्न हो, खुश रहे और उसकी दिक्कतों को हम लोग ठीक कर पाएँ। तो उसके लिए गुरुदेव ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया, प्रोजेक्ट भारत कि तुम जाओ गाँव में, गाँव के जो मतलब अच्छा कार्य कर रहे हैं उन लोगों को प्रतिनिधि बनाओ और उसको संस्था के साथ जोड़ो ताकि हम इसका और ज़्यादा अच्छा उत्थान कर पाएँ, हर एक गाँव का विकास कर पाएँ, गाँव की समस्याओं को ठीक कर पाएँ और हर एक व्यक्ति तक हम पहुँच पाएँ, तो वो गाँव के माध्यम से होगा। 7 लाख गाँव का मतलब एक विज़न ऐसा कि गुरुदेव अगर मतलब कोई गाँव दिक्कत कर रहा है तो गुरुदेव के साथ वो अपना शेयर कर पाए, स्वावलंबी बन पाए। कोई दिक्कत गाँव के अंदर नशा की है, कुछ ध्यान करते नहीं है, तो लोग ध्यान करें, लोगों को खुशहाली मिले, लोगों का अच्छा संकल्प बने और इसके लिए ये प्रोजेक्ट भारत शुरू किया गया है, जिसमें हमारे साथ आज हिमाचल से भी बहुत सारे गाँव से राजेश भैया ने राजेश कुमार है अपने वाईएलटीपी के स्टेट काउंसिल है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, गाँव-गाँव तक वो पहुँचे, प्रतिनिधियों को, लोगों को प्रोजेक्ट भारत में जोड़ा। उसमें कोई भी व्यक्ति जो स्व इच्छा से अपने गाँव के लिए काम करना चाहता है, वो जुड़ सकता है। उसको गुरुदेव का सानिध्य मिलता है। अभी मैंने देखा कोविड में ही गुरुजी ने 8 लाख, 10 लाख किटें मतलब ऐसे ही बाँट दी गाँव-गाँव में। मतलब जिसमें जी, अभी तो हम लोगों तक पहुँच नहीं पाए। नहीं तो गुरुदेव जी। इतना करना चाहते कोई उसकी असीम
पूरा रास्ता है। और प्रोजेक्ट भारत ही एक ऐसा रास्ता है जिससे हम 7 लाख लोग गाँव तक पहुँच सकते हैं। 5-5 प्रतिनिधि हम उधर बनाते तो हर एक व्यक्ति एक धारा के साथ जुड़ जाएगा, एक नदी के साथ जुड़ जाएगा, जिसके थ्रू पूरे गाँव में विकास होगा। अपनी वाईएलटीपी होगी, सत्संग होगा, नशा मुक्ति होगी, प्रोजेक्ट शुरू होंगे, श्री श्री तत्व होगा, हर एक व्यक्ति संपन्न होगा, ध्यान करेगा, गाँव खुशहाल बनेगा। एक मतलब सुनहरा भारत बनने का एक पूरा चांस हमें इस चीज़ से मिल सकता है। तो प्रोजेक्ट भारत बहुत इम्पोर्टेंट है जो गुरुदेव चाह रहे हैं, तो उसका हमें मिलके काम करना है। अभी जो हम हिमाचल में नहीं कर पाए वो करने का भी समय है। 2020 खत्म होते-होते तक हमें प्रतिनिधि बनाने हर गाँव में, ये एक संकल्प है प्रोजेक्ट भारत। बहुत बढ़िया। भैया अभी बहुत बदलाव हो रहे हैं जैसे आपने बोला कि आप देखिए कि लोगों के जीने का ढंग बदल रहा है। हाँ, तरीके बदल रहे हैं। आज तो ऐसे में आप कर्म योग में क्या बदलाव देख रहे हैं और क्या बदलाव आप करना चाहते हैं? असल में आज के टाइम में यूथ के पास डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ क्या है एक पैसे की दौड़ है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ लाइफ जो दे सकता है वो वाईएलटीपी दे सकता है। अब जैसे मैं था, मेरे पास कोई लाइफ में दिशा नहीं थी। मैं एक यूथ था जिसको पता था सिर्फ नौकरी करके पैसे कमाना है। लेकिन जब मैं गुरुदेव के सानिध्य में आया, वाईएलटीपी से जुड़ा, कर्म योग से जुड़ा, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा जीवन संपन्न हो गया। उसमें मुझे इतनी सारी डायरेक्शन मिली, स्किल्स मिले, जो हम वाईएलटीपी के थ्रू सीख सकते हैं। अब अपने आप को स्वावलंबी करना हो, कॉन्फिडेंस लेवल हो, स्किल डेवलपमेंट हो, भई उत्थान हो, दूसरे की सेवा करना हो, हर एक चीज़ इस वाईएलटीपी प्रोग्राम के थ्रू पूरा कर सकते हैं हम अगर इसको जॉइन करते हैं। कर्मयोग एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है जिसको हमें अभी तो मैंने सुना गुरुदेव ने इसको ऑनलाइन भी कर दिया है, वाईएलटीपी का अनुभव लोग 5-5 दिन जी, में जी, उठा जी, सकते हैं। जी। पहले तो फेज़ 1, जी, फेज़ 2 हुआ करता था, लेकिन अब लोग इसको 5 दिनों में अनुभव करके अपने जीवन में उतार सकते हैं। उसको इतना आगे लेके जा सकते हैं जिसका कोई मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। आप एक बार साधक बन जाते हैं, गाँव के लिए क्या आपको अपने लिए करना आ जाएगा। मतलब लोगों के लिए तो क्या पहले अपने लिए करना सीखना पड़ेगा, फिर दूसरे की सेवा करनी पड़ेगी, माता-पिता के लिए करना पड़ेगा। तो उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ सकता है अगर लोग कर्म योग करते हैं, वाईएलटीपी से जुड़ते हैं और गाँव के बारे में सोचते हैं क्योंकि गाँव एक ऐसी चीज़ है जो सबकी जड़ों से जुड़ा हुआ है। चाहे वो आप हैं, चाहे मैं हैं, किसी न किसी गाँव से ही हम लोग शहरों तक पहुँचे हैं, वो हमारी रूट्स हैं, जिनको हमने इग्नोर कर दिया लाइफ में। तो वाईएलटीपी एक क्या है हमारी रूट्स के साथ जुड़ने का साधन है, हर एक व्यक्ति तक पहुँचने का साधन है। तो वाईएलटीपी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो गुरुदेव के द्वारा कर्मयोग बनाया गया है और इसको मेरे को लगता है हर एक यूथ को एक बार अनुभव करना चाहिए। जो कहते हैं कि मैंने लाइफ में हर चीज़ कर ली, उसको एक बार वाईएलटीपी करके देखना चाहिए कि उनकी सोच बदल जाएगी। सिर्फ एक जो वो कर रहे हैं वो तो एक नाम मात्र एक निमित्त है। लेकिन जब वाईएलटीपी करते तो इतने सारे रास्ते खुद लाइफ में खुल जाते हैं जिसका कोई आयाम नहीं है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने बताया भैया और अभी तो पूरे भारतवर्ष में 15 तारीख से हो रहे हैं हमारे मेगा वाईएलटीपी हाँ जी, और ऑनलाइन हो रहे हैं, कहीं जाना नहीं, अपने घर में बैठ के सब कर सकते हैं और हाँ जी, अपने आर्ट ऑफ लिविंग के बहुत सारे सेंटर हैं, जो भी यूथ हमारे देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, वो जुड़ सकते हैं अपने वाईएलटीपी से और आपके साथ बात करके बहुत मज़ा आया और आप देखो बहुत सारी बातें सुन के और समय का पता ही नहीं चला। कहते हैं ना जब अच्छी चीज़ें होती हैं, बात होती है और गुरु के ज्ञान की चर्चा हो, गुरु की भक्ति की चर्चा हो तो वाह! क्या आनंद आता है। अरे हाँ, आप और सबको भी समय घड़ी देखिए एकदम इशारा कर रही है कि अब पूरा हो रहा है। हाँ, तो बहुत सारे लोग जो बड़ी तन्मयता के साथ हमारे इस कार्यक्रम में आपको सुन रहे थे, उन सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और जिन्होंने अभी आने वाले समय में भी आपका वीडियो बहुत सारे लोग देखेंगे और प्रेरणा लेंगे कि हमें भी जीवन में कुछ बन के दिखाना है और जब ऐसे गुरु हमारे साथ हैं तो कुछ भी काम असंभव नहीं, हम नहीं, संभव कर सकते हैं। उन्हीं की कृपा से है। आपका भी धन्यवाद बालकृष्ण भैया कि आपने ये चांस दिया और बहुत धन्यवाद। हाँ, हमारे कर्मयोग टीम जो है जिनके मन में ये विचार आया कि चौपाल कार्यक्रम शुरू करना चाहिए, हम तो सच में ग्रेटफुल हैं कि उन्होंने हमें ये सुअवसर दिया है और ऐसे रोज़ नए लोगों के सुनने का जीवन में अनुभव ये गुरु की कृपा है कहते हैं ना नहीं, नहीं, कि बिल्कुल है जी। सत्संग इससे बड़ा सत्संग मेरे लिए तो नहीं कुछ हो सकता। नहीं, नहीं हाँ, और इसमें सभी का मतलब सुनने का अब मैं समीर जौली भैया को सुन रहा था,
जगीश भैया, शबरी दीदी, अरे इतना योगी भैया, सुभाष भैया, इतना अच्छा अनुभव है सभी के कि जिससे आप प्रेरणा लेकर बहुत आगे लाइफ में बढ़ सकते जी, जी, जी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद भैया और हैं। बहुत आपका भी मस्ती हुई। हाँ, भैया। तो आज का कार्यक्रम हम सब लोग यहाँ पे ही विराम देंगे। कल हम नए अतिथि के साथ, नए उमंग के साथ, नए जोश के साथ फिर से मिलेंगे। 9 बजे आर्ट ऑफ लिविंग के कर्मयोग फेसबुक लाइव पेज पे सभी लोग जुड़ें और सभी लोग शेयर करें इसे अपने फेसबुक पेज पे कर्मयोग एक शेयर करके बताएँ अपने कमेंट डालें सब लोग जिससे कि बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन आने का एक रास्ता खुल सके। इसी के साथ जय धन्यवाद। गुरुदेव।